रुख करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 12 अप्रैल को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने वजारत दाखिला, कानून इंसाफ, IG और दीगर से जवाब तलब कर रखा है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी हसीब, कहिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के हवाले से ये दरख्वास्त थी दर्ज मुकदमात के अंदर, उसके ऊपर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 12 अप्रैल को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि अदालत ने वजारत दाखिला, कानून इंसाफ, IG और दीगर से जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी, जिसके ऊपर ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट वो जारी कर दी गई है। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जबकि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त दायर की गई थी कि हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए की जा सके। ठीक है, और ये दरख्वास्त मंजूर कर लेगी। आपने हसीब अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नज़र-ए-सानी के लिए वापस भिजवा दिया। बाद नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया और इसके बाद बिल वापस भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट बिल नज़र-ए-सानी के लिए वापस भिजवाया है और सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नज़र-ए-सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आप बताइएगा, जब सदर की जानिब से बिल वापस भिजवा दिया गया है तो अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखें, आइन के आर्टिकल 75 में इस हवाले से जो एक मैकेनिज्म, एक पूरा तरीकाकार वज़ा किया गया है कि जब पार्लियामान बिल मंजूर करने के बाद सदर को भिजवाती है, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर सदर ने इसकी तौसीक करनी होती है या ये बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवा सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। उसके बाद अगर ये रिकंसिडरेशन के लिए भिजवाया गया बिल जो है पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है फिर उसमें पेश किया जाता है और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास अगर इसको तरमीम या बगैर तरमीम के मंजूर कर लेता है, उसके बाद सदर को दोबारा भिजवाया जाता है। उसके बाद सदर के पास दोबारा 10 दिन होते हैं, लेकिन इस मर्तबा सदर के पास इसकी तौसीक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता और ये पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि इस बिल में नजरसानी, वो जो सदर की बताई हुई जो शिकें हैं जिनमें तरमीम करनी है तो उनमें करे या ना करे। तो उसमें फिर जब रिकंसिडरेशन के बाद ये पार्लियामेंट के वापस जब सदर को भिजवाती है तो उस सूरत में सदर ने इसकी तौसीक करनी ही होती है। अगर सदर नहीं भी तौसीक करते तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। सदर ने इस बिल में ये करार दिया है कि ये पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। उसकी रीजन ये है, सदर ने आइन के 2 आर्टिकल का हवाला दिया है, एक 67 और एक 191। सदर ने कहा है कि जिस तरह के आर्टिकल 67 पार्लियामान को ये इख्तियार देता है कि वो अपने तरीकाकार और अपना जो बिजनेस है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए कवायद बनाने का उनके पास इख्तियार है, इसी तरह आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई और तरीकाकार को रेगुलेट करने के कवायद बनाने का इख्तियार है। तो 67 और 191 एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों कवायद बनाने में खुद दोनों एक दूसरे की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। तो दोनों इदारों को इख्तियार में ये मुदाखलत से भी मना करते हैं। तो ऐसी सूरत में सदर ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि अगर ये एक्ट बन जाता है तो ये अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरा करने के लिए, दोबारा गौर करने के लिए ये वापस करना मुनासिब है। तो सदर ने जब ये बिल वापस भिजवा दिया है तो ऐसे में हुकूमत पहले से तैयार थी। हुकूमत को अंदाजा था कि इतने दिन गुजरने के बावजूद इसमें जो दस्तखत नहीं हुए तो ये मामला दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ही आएगा। तो 10 तारीख को जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है उसमें ये बिल जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद ये बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने में अगरचे इसको फिर भी 10 दिन का वक्त लग जाएगा। जब 10 तारीख को ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद दोबारा सदर को भेजा जाएगा तो सदर के पास फिर भी 10 दिन का मार्जिन होगा इसको होल्ड करने के लिए और इसमें उनकी अगर वो तौसीक नहीं करते या करते हैं, दोनों सूरतों में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। जी।
ठीक है दिल वड़ाइच, आपने हमें अपडेट किया, तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। मुतनाज़ बेंच उस पटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी। अब इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस कोर्ट उस समात को और उस पटिशन को डिसमिस किया था। आज अतहर मिनुल्लाह साहब ने जो फ़ैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे और उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फ़ैसले दिए हैं उनके फ़ैसले से इत्तफाक करते हुए जो पटिशन है उसको नाकाबिले समात करार दिया और डिसमिस कर दिया है। एक डिसमिस शुदा पटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जब कोई पटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज़ की? सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतहर मिनुल्लाह साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। अगर किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती फैसले को मानकर उस पे बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो ये काबिले कबूल नहीं है। जिस जमात के कहने पे आज खुद नोटिस उस केस का लगाया, उस पिटिशन का लगाया जो पिटिशन डिसमिस हो गई थी, उनको सुनना। वो 13 जमातें जो राइट साइड पे बैठी हैं उनको नहीं सुनना। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। नाकाबिले समात केस का बेंच बनाकर फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का मामला है, ये आइन की तशरीह का मामला है जो एक के लिए मुअत्तल नहीं हो सकता और दूसरे के लिए लागू नहीं हो सकता। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, ये तमाशा खत्म होना चाहिए, ये आइन के साथ खत्म होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि 8 जजेस कह चुके हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज की खुशनुदी के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। खुशामदी ही बड़ा गर करवाते हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए पैसे ट्रांसफर ना किए तो वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। 27 मार्च का फैसला है जिसमें 9 जजेस ने ये उस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किए हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब नया बेंच बनाए। उसको किसी भी जो अब तक का नोट आया है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये तय कर चुके हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक मरियम नवाज की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारे खुशामदीद भी आपका बेड़ा गर्क करवाते हैं। कोई ना कानूनी तौर के ऊपर कोई उसके पाँव है, ना ही उसका कोई अमल होगा। जो बड़ा स्टेप आना है वो तो यही आना है कि क्या परसों हुकूमत ये पैसे ट्रांसफर करेगी यानी, और अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर अगला मरहला शुरू होगा जिसमें कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये एहसास पाया जाता था कि मिलिट्री लीडरशिप को पाकिस्तान की सियासी और जुडिशल लीडरशिप के बिलमुकाबल लाके खड़ा करने की ख्वाहिश है। इस अलामिया से वो बात ज़ाहिर नहीं होती है। हुकूमत की तरफ से ये तासुर देना कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जो बुनियादी तौर पे इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वहाँ पे इंतखाबात भी नहीं हो सकते और हम दहशत गर्दों के सामने इतने बेबस हैं, ये जाहिर है कि बड़ी तशवीशनाक बात है। कोई और वज़ीर दाखिला होता तो ये क्लेम करने से पहले वो रिजाइन कर देता।
वज़ीर-ए-आज़म की ISI को कलदम BNA के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। हसास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के ज़रिए कलदम BNA सरबराह को गिरफ्तार किया। ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। कलदम BNA बानी की गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी को कुचलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान में अमन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट के ज़रिए ISI को कलदम BNA के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हसास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के ज़रिए कलदम BNA सरबराह को गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब की करप्शन का रेफरेंस। अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन के रेफरेंस से बरीत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शवाहिद की रोशनी में डॉक्टर आसिम हुसैन को बरी नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत की जानिब से ये कहा गया। अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अप्रैल को मजीद गवाहों को तलब करिए। लियाकत राना इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। लियाकत, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया अदालत की जानिब से? देखिए, डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 2 रेफरेंस कराची की नैब अदालतों में ज़ेरे समात हैं, एक 462 अरब का और एक 17 अरब का। 17 अरब के रेफरेंस में डॉक्टर आसिम हुसैन की तरफ से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये उनके वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो सुई सदन गैस कंपनी के ठेके हैं उनसे डॉक्टर आसिम हुसैन का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन ने वो ठेके जारी नहीं किए, बल्कि सुई सदन गैस कंपनी का जो बोर्ड है उसने ये ठेके जारी किए थे। लिहाजा आसिम हुसैन का केस नहीं बनता उनका, और नए जो तरमीम हुई है नैब कवानीन में, इसलिए उनको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन को बरी किया जाए। जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ हमने ठोस शवाहिद फराहम किए हैं, वो इस केस में इन्वॉल्व हैं। अदालत ने नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल से मुतफिक होते हुए ये करार दिया है कि चूंकि डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ काफी शवाहिद हैं, इसलिए इस मौके पर डॉक्टर आसिम हुसैन को की बरियत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। लिहाजा उनकी बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और मुकदमे के दीगर गवाहों को 17 अप्रैल को अदालत ने तलब कर लिया है। जी ठीक है, आपने अपडेट का बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस भेजने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा है। बिल मौसूल होने से पहले ही सदर आरिफ अलवी एक इंटरव्यू में अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। सदर कह रहे हैं कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। 3.5 साल वो सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने रद्द-ए-अमल में वो ये कहती हैं कि सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नज़र से देखा है और बिल मौसूल होने से पहले ही सदर एक इंटरव्यू में अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक में शाह खुरनोश के निर्खों में इजाफा बड़ा मसला बन गया। सरकारी निर्खों के बरक्स इंतहाई ज़ायद निर्खों पर फरोख्त ने फलों को शजरे ममनुआ बना दिया। सूरत हाल में बेहतरी के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया। लाहौर से सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। रमज़ान के दौरान दालें, सब्जियां, फल, गर्ज कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी मुमकिन बनाई जा सकी हो। फल तो जैसे आम सारफ के लिए शजरे ममनुआ बन चुके हैं। सेब काला कोल्लू सरकारी कीमत 320 रुपए की बजाय 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 की बजाय 400 रुपए फी दर्जन तक मिल रहा है। खजूर ईरानी की सरकारी कीमत 450 है, लेकिन ये 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। यही सूरत हाल दीगर फलों की बाबत भी दिखाई देती है। महंगाई का एक तूफान है। गरीब आदमी पीस के रह चुका, सफेद पोश तबका, जिसे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं क्या किसके पास जाऊं। हर आदमी का अपना रेट है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है, कहाँ से आ रही है। मुख्तलिफ रेट है, तो सरकारी रेट पे तो कोई चीज़ें मिलती, कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं मिल रही। ऐसी ही सूरत हाल सब्जियों के हवाले से भी देखने में आ रही है। प्याज 90 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो, लहसुन चाइना 350 की बजाय 470, तो टमाटर सरकारी कीमत 100 रुपए की बजाय 130 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली 24 और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऐड किए अपने सिस्टम में। लाहौर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ज़िला है और ऑब्वियसली उसकी क्रिटिकल मार्केट्स है, जिस तरह हमारी 25 से ज़ायद क्रिटिकल मार्केट्स हैं इन प्लेस, तो उसको सर्वेलेंस के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए और वहाँ वर्किंग के लिए हमें मज़ीद लोग भी दरकार थे। साथ ही साथ हमारी जो मार्केट कमेटीज़ हैं वो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। सुबह उस ऑक्शन को हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हकीकत ये भी है कि अब मुनाफाखोरी का रुझान इतना बढ़ चुका है कि इस पर काबू पाना बज़ाहिर आसान नहीं रहा।
मुल्क भर में महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में भी कीमतें किसी सूरत कम ना हो सकीं। रमज़ानुल मुबारक में अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। सब्जी, गोश्त और अशिया खुरनोश की क्या कीमतें हैं, ये बताएंगी मरियम इलाही। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो मुल्क भर में जो है एक कमर तोड़ महंगाई जो है वो लोग विटनेस करें। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अशिया की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है उससे बहुत ज़्यादा बाहर है। मुर्गी का जो आज इस्लामाबाद में रेट है, जिस पर मुर्गी जो है वो जिंदा मुर्गी फ़रोख्त हो रही है, वो 360 रुपये है। मुर्गी का जो गोश्त है वो 600 रुपये किलो इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो 100 से 110 रुपये किलो के पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 400 रुपये तक ऑलमोस्ट जा चुके हैं। अदरक 690 से लेकर 730 तक जा रही है और टमाटर 70 और 80 के बीच में जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। मटर जो है वो 160 रुपये जो है आपको इस वक्त फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह गोभी जो है आपको 80-90 रुपये दी जा रही है। लीमू जो है वो 450 तक जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अशिया खुरनोश में आती हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। लोग रमज़ानुल मुबारक में जो है महंगाई की वजह से ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। शहरी जो है वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि किसी तरह कोई रिलीफ आवाम को हुकूमत जो है वो प्रोवाइड कर सके तो उनके लिए बेहतर हो। जी।